हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस क्यूटोसिस के बारे में। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो यहाँ पे बात होती है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस मतलब जहाँ पे ना सिमेट्री की एब्सेंस होती है। जैसे ये सर्कल है, अगर ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है तो हम इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है, इसे भी हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मतलब ये क्या है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब जब हम उसे बीच से काटें तो लेफ्ट और राइट साइड जो पोर्शन है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। मतलब हम अगर इसको फोल्ड करें तो पहला वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट को पूरी तरह से कवर कर ले। तो जो स्क्यूनेस होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि जो सिमेट्री होती है उसकी एब्सेंस होती है। जैसे अगर हमें ये कोई डायग्राम दिया गया, क्या आप इसे सिमेट्रिकल फॉर्म में काट सकते हो? नहीं काट सकते। तो स्क्यूनेस वो होता है जहाँ पे सिमेट्री की एब्सेंस होती है। जो स्क्यूनेस होता है वो हमें दिखाता है डिग्री ऑफ डिपार्चर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सिमेट्री। मतलब जो वहाँ पे जो सिमेट्री है उससे कितनी मतलब डिफरेंस दे रखा है वो उसके बारे में बताता है। ये हमें फ्रीक्वेंसी कर्व की जो शेप होती है उसके बारे में बताता है, और ये बताता है कि ये सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है। मतलब जहाँ पे सिमेट्री नहीं होती वो क्या कहलाता है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्क्यूनेस क्या होता है, इज द डिग्री ऑफ सिमेट्री। मतलब जहाँ पे सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्री है। ठीक है, तो अब बात आती है जो स्क्यूनेस होता है और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बीच में डिफरेंस। तो देखो, दो प्रकार का होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक सिमेट्रिकल होता है और एक एसिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल क्या होगा, जहाँ पे जो हमारा मीन है, मोड है, मीडियन है, वो तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब जो हमारा जो कर्व होता है वो बेल शेप में बनता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, स्क्यूनेस प्रेजेंट नहीं होती। फिर होता है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड मतलब जहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं होता, मतलब जहाँ पे जो हमारा मिड मोड मीडियन है वो कभी इक्वल नहीं होता। ये दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब कहेंगे, जब जो लॉन्गर टेल है वो हमारी राइट हैंड साइड हो। ठीक है, और नेगेटिव कब कहेंगे, जब लॉन्गर टेल है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड हो। मीडियन हमेशा बीच में रहता है। पॉजिटिव के केस में जो मीन है वो हमारा बड़ा होगा दोनों से, और नेगेटिव के केस में हमारा मोड बड़ा होगा। अब बात आती है डिस्पर्शन और स्क्यूनेस में डिफरेंस। तो डिस्पर्शन तो हमें बताता है वेरिएशंस। ठीक है, कोई सीरीज है उसमें कितने वेरिएशंस है, जबकि स्क्यूनेस हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, वेरिएशंस की। ये अमाउंट के बारे में बताता है, वेरिएशंस की डायरेक्शन के बारे में। डिस्पर्शन हमें बताता है सीरीज कैसे बनी है, कंपोजिशन के बारे में, जबकि स्क्यूनेस हमें बताता है सीरीज की शेप के बारे में। ठीक है, जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है वो एवरेज के ऊपर बेस होता है, जैसे मीड मोड मीडियन के। वेरा जो स्क्यूनेस होता है वो एवरेज फर्स्ट और सेकंड के, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के एवरेज पर, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों के एवरेज पे। अब बात आती है टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस। तो कहते हैं कि स्क्यूनेस को हम कैसे पता करेंगे। तो देखो, एक तो रिलेशनशिप चेक करेंगे एवरेजेस के बीच में। जहाँ पे मीड मोड मीडियन एक दूसरे की इक्वल होते हैं वहां पे सिमेट्री अवेलेबल नहीं होती। तो जहाँ पे मिड मोड मीडियन एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो वहाँ वो क्या बोलेंगे, स्क्यूनेस वाला। ठीक है, और जहाँ पे जो देखो नॉर्मली जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो मीडियन से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। तो जहाँ पे इनके बीच में इक्वी डिस्टेंस ना हो, जहाँ पे ये इक्वल ना हो, वहाँ पे स्क्यूनेस प्रेजेंट होगा। अब बात आती है ग्राफ ऑफ डाटा। जो बेल शेप में ना हो, जिस मतलब दो टेल हो, या तो राइट हैंड साइड ज्यादा पोर्शन हो या लेफ्ट हैंड साइड, तो वहाँ पे स्क्यूनेस होता है। अगर बेल शेप में दे रखा है तो वो हमारा सिमेट्रिकल नहीं होगा। फिर बात आती है भाई स्क्यूनेस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसको निकालने के तीन मेथड दिए गए हैं, क्योंकि जो स्क्यूनेस होता है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है कि भाई सिमेट्री की साइड है डायरेक्शन में। तो ये दो प्रकार से मेजर कर सकते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिलेटिव तो हमें प्रेजेंट करता है स्क्यूनेस को रेशियो की फॉर्म में, जबकि एब्सोल्यूट हमें ना यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करके देता है। तो तीन मेथड्स थे इसके, कार्ल पियर्सन, बाउले और केली। कार्ल पियर्सन जो मेथड है ना उसमें ये बेस होता है मीड मोड और मीडियन के ऊपर और स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर। मतलब ये जो चारों जो वेरिएबल है ये हमें पता होने चाहिए, इन चारों पैरामीटर्स पर ये बेस होकर चलता है। तो देखो, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकाल रहे हैं रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव तो मतलब जैसे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस हम निकालते हैं तो क्या करना है, हमें जो मीन है हमारा उसमें से हमें मोड को घटा देना है। ठीक है, और जब अगर मोड इल डिफाइंड हो, इल डिफाइंड मतलब जैसे भाई जैसे दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज आ जाए जो ज़्यादा बार आई हुई हैं, सेम बार आ जाए, जैसे 5 5, या बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस हो, 20 30 20 21 इस टाइप से, तो इल डिफाइंड हो, उस केस में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और मीन हमें निकालने का पता है, यह फॉर्मूला कि जैसे ये हमें हाइट दे रखी है, नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्स है और एफ है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा एफ है उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से मीन आ जाएगा। और मोड क्या होता है, जो हाईएस्ट जिसकी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो उसके अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं।
तो वहाँ से हमारा मोड आ जाएगा। तो एक तो नॉर्मली होगा। और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे आता है, इसको इसके स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर देंगे। आपने अगर डिस्पर्शन वाला चैप्टर नहीं देखा तो आप वहाँ से देख सकते हैं, हम इनके कैलकुलेशंस को वहाँ पे डिटेल में समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या, देखो ये हमें दे रखा था, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे इसने डिविएशन निकाला, जो मीन लिया है, लेकिन आपको जरूर नहीं है आप जो मीन का यूज़ करें। नॉर्मली भी हम इसको सिंपली कैसे कर सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ करके यहाँ से हमारा मीन आ जाएगा, और मोड हमारा इसमें सबसे ज़्यादा किस पर है वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डिविएशन भी हम नॉर्मली इसी का ही यूज करके देख सकते हैं, जरूरी है क्योंकि हमें सिंपल डाटा दिया गया है। जो मीन वहाँ पे सुटेबल होता है जहाँ पे हमें मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में या पॉइंट में डाटा दिया गया हो। ठीक है, कंटिन्यूअस में हमें बस मिड वैल्यू निकालनी होती है और सारा प्रोसेस हमारा सेम होता है। अब बात आता है सेकंड मेथड, बोले मेथड। तो ये डिपेंड करता था मीडियन के ऊपर, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के ऊपर। इसको क्वार्टाइल मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जो हमारे क्वार्टाइल्स होते हैं दोनों, पहला और जो लास्ट का क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1, उन दोनों का एडिशन और 2 टाइम्स ऑफ मीडियन हम उसमें से घटा देते हैं। और कोफिशिएंट निकालना होता है, ये तो सेम रहेगा, बस इसको इन्हीं क्वार्टाइल के डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्वार्टाइल भी हम निकालना सीख चुके हैं, जैसे हम मीडियन निकालते हैं वैसे निकालना होता है। ठीक है, इसके लिए हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब एडिशन, और सारा प्रोसेस सेम है जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आप इनकी कैलकुलेशन बनना चाहते हो तो पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। केली मेथड क्या होता है, ये प्रोफेसर केली के द्वारा दिया गया था। ये परसेंटाइल और डिसाइल पर बेस होता है। इसमें क्या है, पहला और लास्ट वही परसेंटाइल का एडिशन, उसमें से 2 टाइम्स ऑफ मीडियन घटा देंगे। ऐसे डिसाइल से निकालना होता है फर्स्ट और लास्ट डिसाइल का एडिशन, उसमें से 2 टाइम्स ऑफ मीडियन घटा देंगे, क्योंकि डिसाइल मतलब 10, परसेंटाइल मतलब 100। और कोफिशिएंट के केस में नहीं के डिफरेंसेस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 मेथड्स थे जिनका हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। अब बात आता है मोमेंट्स एंड मेजर्स ऑफ क्यूटोसिस। तो कहते हैं कि क्यूटोसिस फोर्थ फीचर होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये हमें बताता है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है भाई वो फ्लैट है या मतलब उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है, पीक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोमेंट्स के बारे में। तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जो डिस्क्राइब करता है, एनालाइज करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फीचर्स को। ये 3 बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एक तो मीन, एक अज्यूम मीन और एक जीरो। तो मोमेंट अबाउट द मीन, इसको हम सेंट्रल मोमेंट भी बोलते हैं। इसको म्यू से दिखाया जाता है। ठीक है, म्यू बोलते हैं इस वर्ड से, यू को जैसे म्यू बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा जो एक्चुअल डाटा दिया गया है उसमें से हम उसका मीन घटाएंगे और ब्रैकेट में जितनी बार हमें निकालना, आर मतलब होता है कि भाई कितना मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और अपॉन में एन। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होता है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अब पहला है तो सिंपल 1 करेंगे, फिर दूसरा आ जाएगा तो 2 से 2 की पावर हो जाएगी, 3 का निकालना हो म्यू 3 तो 3, 4 निकालना हो तो 4, मैक्सिमम हम 4 तक ही निकाल देंगे। उसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा लेंथ ही हो जाता है। डिस्क्रिएट में बस हमें एफ से मल्टीप्लाई करने। और एक बात याद रख सकते हो, जो पहला जो हमारा सेंट्रल मूवमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0। ठीक है, अब बात आता है, देखो ये दे रखा है फर्स्ट जो सेंट्रल मूवमेंट होता है वो हमेशा हमारा 0 होता है, क्योंकि जो सम ऑफ डिविएशंस हम लेते हैं ना 0 से मतलब मीन से, वो भी हमारा 0 होता है। मतलब मीन से आप जो डिविएशन निकाल रहे हो वो भी हमारा 0 होता है। और जो सेकंड सेंट्रल मूवमेंट होता है ना वो हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसका स्क्वायर होता है, या जो वेरिएंस होता है उसी इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो पहले से 4 सेंट्रल मूवमेंट निकाले हमें, इनका ये हमें दे रखा था। हमने क्या किया, पहले तो टोटल करके इनका मीन निकाला, फिर मीन को इसमें से घटाया। ठीक है, वहां से हमारा क्या आ गया, पहला वाला ये, फिर इसकी दूसरी पावर कर देंगे, फिर इसी की 3 कर देंगे, फिर इसका 4 कर देंगे, और फिर नॉर्मली हमें एन से डिवाइड करना है, हमारे सारे मूवमेंट्स आ जाएंगे। ये हो तो हम यहाँ पे बस मिड वैल्यू का यूज करना होगा। ठीक है, और वही ऐसे मीन निकालना और वो सब। अब एज्यूम मीन से निकालना हो तो हम उसे दिखाते हैं म्यू डैश से। ठीक है, तो म्यू डैश से हम इसको दिखाएंगे, बस यहाँ पे डैश आ जाएगा, और यहाँ पे जहाँ पे हम मीन घटाते हैं वहाँ पे हम एक अज्यूम मीन को लेस करेंगे, और फिर पावर वगैरह तो वही हमारा सेम प्रोसेस चलेगा। कई बार क्या होता है, कुछ कॉमन फैक्टर होता है तो हम उससे डिवाइड कर देते हैं, तो उस और मल्टीप्लाई करके चलेंगे मोमेंट्स निकालते टाइम, जितनी भी जैसे I1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। कैसे करेंगे, जैसे ये फॉर्मूला है, बस यहाँ पे आई जितनी आई होगी उतनी से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में, और डी डैश हो जाएगा यहाँ पे क्या हमारा जो हमारा एक्चुअल डाटा है उसमें से अज्यूम मीन घटाएंगे और उसे आई से मतलब जो डिफरेंस दे रखा है उससे डिवाइड कर देंगे। फिर बात आता है मोमेंट्स अबाउट 0 और ओरिजन। ठीक है, ये हम दिखाते हैं वी से। ठीक है, जब 0 से निकालते हैं तो उसे वी और इसे न्यू बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला सेम होता है, देखो ये होता है नॉर्मल, क्योंकि 0 घटा रहे हैं तो नॉर्मल जो हमारा एक्चुअल डाटा है वो सी की पावर करनी है हमें और एन से डिवाइड कर देना है। एफ हो तो उसके एफ से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है,
तो ये हमारा नॉर्मल देगा। अब बात आती है कई बार क्या होगा कि जो हमारे सेंट्रल मूवमेंट्स है उसको ये नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स में कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है, नॉन सेंट्रल को सेंट्रल में करवाएगा। सेंट्रल मूवमेंट्स तो हमारा एक ही होता है जब मीन से निकालते हैं, और हमारे नॉन सेंट्रल होते हैं। तो जब हम ना अज्यूम मीन का यूज करते हैं, मतलब अज्यूम मीन, तो इसके फॉर्मूले ये होते हैं कि भाई पहला मूवमेंट तो हमारा नॉर्मल 0 ही होता है दोनों केसेस में। फिर दूसरा जो हम मूवमेंट निकालते हैं, हम जब उसको निकालना हमें डैश वाले से, मतलब अज्यूम मीन से, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा दूसरा दे रखा है उसमें से हम पहले वाले को घटा देंगे, उसके होल स्क्वायर को। तो ये आपको फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, उसी से याद होगा ये। और ये होता है जब ओरिजिन से हो, मतलब 0 से जब यूज करते हैं तो वी की फॉर्म लेंगे। अब फिर आता है सेंट्रल मूवमेंट्स को नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स में कन्वर्ट करना। तो अब ये फॉर्मूला जरूर नहीं है आप ये दोनों याद करें, एक को याद कर लो, उसी का रिवर्स हमारा दूसरा होता है, क्योंकि जो हमारा V1 होता है वो हमारा मीन के बराबर होता है। अब बात आती है यूटिलिटी मूवमेंट्स की। तो जो मूवमेंट होता है ना वो यूजफुल होता है, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, उनको एनालाइज करने में। इसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस की, उनकी वेरिएबिलिटी को, उनकी सिमेट्री को, उनकी हाइट को, ये सब। जैसे कि फर्स्ट मूवमेंट होता है जब ओरिजिन और 0 से, तो वो हमें मीन का मतलब क्या मेजर करता है, मीन। और सेकंड होता है वो हमें वेरिएंस, सेकंड और थर्ड दोनों होते हैं वो स्क्यूनेस, और सेकंड और फोर्थ होते हैं वो क्यूटोसिस के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट 4 मूवमेंट हमें निकाला। मीन एक्स है, यहाँ एफ दे रखा है, यहाँ से हम मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के बाद नॉर्मली हमें बस घटाना है और हमें वो करना है। यहाँ पे वैसे ये अज्यूम मीन के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो आप अज्यूम मीन भी मान सकते हो। फिर अकॉर्डिंग से डिविएशन से मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर क्यूब वगैरह करना है। तो ये नॉर्मली हमें दे रखा है। बात आता है सेपर्ड करेक्शंस फॉर ग्रुपिंग एरर इन मूवमेंट। कई बार ग्रुपिंग एरर हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं। नॉर्मली जो हमारा पहला और जो तीसरा मूवमेंट होता है ना, उनमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं होती, वो बिल्कुल सही होते हैं। और दूसरे और फोर्थ में हम करेक्शन करते हैं। तो क्या करेंगे, जो अनकरेक्टेड है ना म्यू, वो लेंगे। उसमें से देखो 2 वाले में तो जो आई है उसका स्क्वायर अपॉन में 12 कर देंगे, और इसमें 1/2 का मतलब आई से मल्टीप्लाई करें, आई के स्क्वायर से, फिर μ2 जो हमारा अनकरेक्टेड था वो प्लस में 7 में 240 और आई की 4। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ये तो सिंपल ही है कि आई का स्क्वायर अपॉन में 12 लेना है। यहाँ पे बस 12 की जगह पे 2 लेना है, फिर μ2 जो ये आपने वहाँ पे लिया था वो वाला, ठीक है, और फिर 7 में 240 आई का 4, ठीक है। फिर बात आती है कि जो ये हम मतलब कब लगा सकते हैं सेपर्ड करेक्शन। जो करेक्शन है ना वो तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि फ्रीक्वेंसी हमारी कम से कम 1000 ना हो, ठीक है। और जो करेक्शन होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता जहाँ पे जे या यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन हो या स्क्यू हो। और जो ऑब्जर्वेशन होता है वो कंटिन्यूस वेरिएबल से रिलेट करता है। जो कर्व की जो अप्रोच होती है वो ग्रेजुअली मतलब अप्रोच द बेस लाइन ग्रेजुअली और स्लोली, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। फिर बात आती है बीटा एंड गामा, जो ये 2 कोफिशिएंट्स होते हैं, इनके यूज की बात आती है हमारे। तो देखो इनका भी फॉर्मूला यूज होता है, बस फॉर्मूला याद करना है कि β1 हमारा किसके बराबर होता है, बीटा का रूट ओ β2 किसके बराबर होता है, या गामा किसके बराबर होता है, जो कोफिशिएंट की बात आ जाए। तो बस यहाँ पे फॉर्मूले का रोल है। अब मेजर ऑफ स्क्यूनेस को जब मेजर करना हो जो सेंट्रल मूवमेंट में, तो भी β1 हमारा बराबर होता है जो थर्ड सेंट्रल मूवमेंट है उसको, उसके अपॉन में सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट है उसका क्यूब। और कई बार है ना अंडर रूट बीटा का भी यूज कर लेते हैं जब β1 हमारा 0, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। अब देखो β1 अगर हमारा 0 से इक्वल है तो कोई स्क्यूनेस नहीं है, लेकिन ज़्यादा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है। β1 हमारा अंडर रूट का जो अगर 0 से कम है तो नेगेटिव स्क्यूनेस है। तो यहाँ पे उसकी मतलब कितना ज़्यादा है कितना कम, उसके अकॉर्डिंग हम स्क्यूनेस को माप सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है क्यूटोसिस। इससे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेट वगैरह का कोई एग्जाम हो या वहाँ पे इसकी शेप के बारे में। क्यूटोसिस क्या होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका होता है बल्किनेस, मतलब कितना ज़्यादा भाई इसका साइज है, कितना ये ऊपर है कितना नीचे है, मतलब ये डिग्री ऑफ फ्लैटनेस या पीकनेस के बारे में बताता है किसी भी फ्रीक्वेंसी कर्व के। जैसे एमआर जो स्पिगल था उसने क्या बताया था, क्यूटोसिस डिग्री ऑफ पीकनेस के बारे में बताता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो 3 प्रकार का होता है, लैप्टो प्लेटो मेसो। लैप्टो में देखो लैप से आप लगा लो छलांग लगा रहे हैं, तो लैप्टो मतलब जो हाई पीक होती है जिसकी, ठीक है। मतलब इसमें जो कर्व होता है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है जो भी सेंटर के जो भी आइटम होते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेंटर के पास होता है ना ये लैप्टो वाला। और प्लेटो मतलब प्लेट होती है जैसे नीचे एकदम से, उसमें मतलब लो पीक होता है जिसका, ठीक है, और लेस कॉन्सेंट्रेशन होता है इसका जो भी सेंटर के नियर आइटम होते हैं। और मेसो मतलब मीडियम सा बीच का, ठीक है, नॉर्मल पीक होता है जिसका जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखता है आइटम्स का दोनों तरफ, मतलब एक तरह से बेल शेप में। तो लैप्टो सबसे ऊपर, मीसो बीच में, और प्लेटो सबसे नीचे। जो लैप्टो होता है ना वो हमारे कंगारू की शेप का होता है, मतलब ये विलियम
गोस सेट जिसे स्टूडेंट के नाम से भी जानते थे, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। अब मेजर क्या है क्यूटोसिस का, तो μ4 अपॉन में μ2 का होल स्क्वायर, ठीक है, सेंट्रल। फिर बीटा 2 अगर 3 से बड़ा है तो बहुत ज़्यादा पीक होगा, लेप्टो होगा। बीटा 2 हमारे 3 से कम है तो लेस पीक, और इक्वल है तो मॉडरेट होगा, ठीक है। फिर बताते हैं अल्टरनेट मेजर का भी यूज़ करवाता है कई बार, कहता है कि कई बार जो क्यूटोसिस है ना वो गामा का यूज़ करके भी कर सकते हैं, गामा 2 का। तो वहाँ पे क्या होगा, बीटा 2 में से 3 घटा देंगे वो, या हम कह सकते हैं μ4 अपॉन में μ2 का होल स्क्वायर में से 3 घटा देंगे। अगर ये हमारे 0 के बराबर है तो मैस जो अगर ग्रेटर देन 0 है तो लेप्टो, और लेस देन है तो प्लेटो। ये हमारा तरीका था। और तो ये बीटा 1 μ1 जो हम उससे सीख के आए ये वही तरीका है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।